नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। अभी हमारे साथ आप देख सकते होंगे कि देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया आइग्लैंड मिसेज बिहार बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं और साथ में बिहार की राजनीति के जानकार, अच्छे जानकार ग्रुप एडिटर अमित झा जी मौजूद हैं। हम आज बात करने के लिए आए हैं बिहार की से जुड़ी राजनीति को लेकर, क्या कुछ चल रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से बिहार की राजनीति में गर्माहट तेज हो गई थी, गर्मी बढ़ गई थी, अब जो है पेच फंसता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन जो कि दावा कर रही है कि एंटी मोदी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और दावा कर रही है कि इस बार सरकार बनाएंगे। तो इस पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ फॉर्मूला होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ मौजूद है अमित झा जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल अमित झा जी, बबीता मिश्रा जी और हमारी टीम जो है बिहार के अलग अलग जगहों पर दौरे दौरे कर रहे हैं, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं देशवा न्यूज किस चीज के लिए काम करता है। उन लोगों के लिए काम करता है जिनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, जो कि गरीब दबे कुछ लोग के लिए काम करती है। तो हमारी टीम जो है अभी बिहार के दौरे पर है। मैम उधर भी हैं, खासकर सीमांचल के क्षेत्र में अभी मैम है और वहां की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही है। पहले हम बिहार की राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो नीतीश कुमार को तवज्जो दिया जा रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब दावा कर रही है कि नहीं, जितने सीटों पर हम पहले चुनाव लड़े थे 16 का दावा कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? राकेश, देखिए, निश्चित रूप से अभी हम हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी संतोष जी, हमारी पूरी टीम सीमांचल दौरे पे हैं। और देखिए, बिहार की राजनीति में सीमांचल कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये हम सभी जानते हैं। उस पे बाद में चर्चा करेंगे और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता जी विस्तार से चर्चा करेंगी, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र से आती है, तो समस्याओं के बारे में वो ज्यादा जानती हैं। लेकिन आपने कहा कि राजनीति में क्या चल रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर जी आप यूं कहें कि अब क्लैश वाली जो स्थिति है, ईगो क्लैश वाली, वो खुलकर सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने कह दिया है और कह नहीं दिया है, अड़ गए हैं। और अरे भी ऐसे है कि ना लालू यादव को समझ में आ रहा है, ना कांग्रेस को समझ में आ रहा है, ना वाम दलों को समझ में आ रहा है। आपने कहा है कि जिन 17 सीटों पे हम चुनाव लड़े थे उन 17 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, तो एक आध सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन सीटिंग सीट तो नहीं छोड़ेंगे। और सीटिंग सीट कितनी थी? 16 सीटिंग सीट। तो अब समझिए कि अगर नीतीश कुमार यानी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में कितनी सीटें बच जाती हैं? 24 सीटें। 40 लोकसभा सीटें हैं, तो 24 सीट में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, इनका समझौता होना है। और आरजेडी को कहा गया है आप बातचीत कीजिए, हम बातचीत नहीं करेंगे, ना कांग्रेस से बातचीत करेंगे, ना वाम दलों से बातचीत करेंगे। तो समझिए लालू यादव के सामने और तेजस्वी यादव के सामने पसोपेश वाली स्थिति है। आपको याद होगा राकेश कि हमने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 सीटों की मांग की है, कांग्रेस ने 11 सीटों का दावा ठोका था। और इसी के बाद नीतीश कुमार आग बबूला हो गए हैं और नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि 16 से कम बिल्कुल नहीं। और देखिए, नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार कहते नहीं है, कहवाते हैं। और कह कौन रहा है उनकी तरफ से? कह रहे हैं विजय चौधरी, जो नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, विजेंद्र यादव, जो बिहार सरकार में नीतीश के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं, संजय झा, अशोक चौधरी, ये 4 नेता खुलकर सामने आ गए हैं। और अगर ये 4 नेता खुलकर सामने आ गए हैं तो समझ लीजिए कि दबाव नीतीश की ओर से बनाया जा रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं अब भी कह रहा हूं कि जो लोग ये मानकर बैठ चुके हैं कि अब नीतीश इधर यानी दाएं और बाएं नहीं करने वाले हैं, गलतफहमी में मत रहिएगा। अब भी कुछ भी हो सकता है। खरमास के बाद वेट एंड वॉच की स्थिति में तमाम लोग रहिए, हम भी हैं, तमाम दल भी है। तो ये खेल है, इस पर और भी चर्चा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ना सिर्फ यूपी में इफेक्ट किया गया है राकेश, इसके बाद आप निश्चित सीमांचल पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक चीज बता देते हैं, अब यूपी में
कांग्रेस पे बिहार की तरह दबाव बनाया जा रहा था जी, अखिलेश वहां दबाव बना रहे थे। अब कांग्रेस ने क्या किया है, मायावती को मिलाने जा रही है कांग्रेस, जिससे अखिलेश यादव पे दबाव बन सके। तो समझिए कि ईगो क्लैश वाली जो स्थिति है ना, वो सभी जगह खुलकर सामने आ गई है। हाँ, अब खुलकर अब देखिए कुछ भी हो सकता है। खरमास तक का वेट कीजिए, देखिए बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इंडी गठबंधन में। और हम चाहेंगे राकेश कि सीमांचल में चूंकि हम लोग हैं, तो यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और अंतिम में फिर से एक बार इंडी गठबंधन पर चर्चा करेंगे। राकेश जी जी बिल्कुल, देखिए सीमांचल में हमारी टीम अभी मौजूद है। बबीता मिश्रा जी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बबीता मिश्रा जी, अमित झा जी मौजूद हैं और दोनों अभी सफर ही कर रहे हैं और सीमांचल के दौरे पर हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, कैसा हाव भाव है, क्योंकि देखिए सीमांचल खासकर बिहार में अहम फैक्टर बन जाता है। बबीता जी, मैम आपसे जानना चाहेंगी कि क्या लग रहा है उधर, क्या कुछ जो लोग का कहना है, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि भाई, क्योंकि बिहार में तो भाई सीमांचल मैटर करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं किशनगंज के इलाके से आती हूँ और किशनगंज में अभी तक देखा जाए तो 17 लाख की आबादी है सीमांचल किशनगंज एरिया, और कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज को कहा जाता है। और ये भी कहना पड़ेगा आपको कि आज तक एक ही बार बीजेपी ने यहाँ से बाजी मारी थी और सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ के मंत्री बने थे। उसके बाद किशनगंज से आज तक किसी ने लोकसभा का सीट नहीं जीता। अचानक से सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी की ओर से विजयी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप इसको खेला कह दीजिए कि कहा जाता है कि बंगाल में खेला हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ भी कांग्रेस का वर्चस्व है अभी भी। मैं किशनगंज के लोगों से बातें कर रही हूँ, सुरजापुरी मुसलमान यहाँ बहुत अधिक तादाद में रहते हैं, तो वहाँ इन लोगों का मानना है कि अभी जो पकड़ है वो सीमांचल में है और खास करके किशनगंज में है। रही बात अख्तरुल इमाम की, तो ये भी अब सीमांचल के लिए एक गद्दावर नेता के तौर पे आते हैं। लेकिन आप जाहिर सी बात, आप इधर आ जाइए, अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो यहाँ अगर जीत होती है किसी की, या तो फिर कांग्रेस जीतेगी या फिर कोई जो आरजेडी टिकट से, यहाँ चूंकि आरजेडी का जो टिकट है यहाँ पर आरजेडी में एमवाई का समीकरण है, तो यहाँ फिर वो आरजेडी की विजय हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इन लोगों में आपस में ही फूट हो रहा है, आपस में ही सीटों के लिए मारामारी चल रहा है। तो आप अपने विरोधियों को कैसे जवाब दीजिएगा? जो सीटें हैं यहाँ सीमांचल की, जो सीटें हैं वो सीटें कहीं ना कहीं, और किशनगंज की खास करके सीटें, मतलब मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि अगर कांग्रेस यहाँ से खड़ी होती है, क्योंकि इन लोगों का गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस खड़ी होगी तो एकलौता कांग्रेस की जीत होगी, या आरजेडी खड़ी होगी तो उनकी जीत होगी। लेकिन इसके अलावा क्या लग रहा है, बीजेपी के लिए क्या लग रहा है, क्योंकि कोई तीसरा आकर के ये खेल वो फिर से याद आ जाएगी कि सैयद शाहनवाज हुसैन जो जीते थे, कहीं वो रूप न देखना को मिल जाए। बीजेपी के लिए क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो 40 के 40 सीट जीत जाएंगे। देखिए सीमांचल की स्थिति में बता दूं, किशनगंज की स्थिति पे बात कर रही थी हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। सीमांचल को लेकर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल बबीता मिश्रा जी ने सही कहा कि अगर महागठबंधन एकजुटता से चुनाव लड़ जाती है तो शायद ही मुस्लिम वोट जो है इधर से उधर ट्रांसफर होगा, बटेगा, यादव वोट बटेगा। तो ऐसे में ज्यादा संभावना है कि महागठबंधन सीमांचल से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर लेकिन है, देखिए कई पेच है ना यहाँ पे। तो चुनाव 24 में जो चुनाव हो रहा है वो कई आपको सरप्राइजेस दे सकता है। पहले बात किशनगंज की, आप समझिए कि अगर नीतीश कुमार खुदा ना खास्ता अलग हो जाते हैं
खुदा न खास्ता नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा किशनगंज के अंदर। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार अपने आप को बबीता जी इग्नोर महसूस कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, वो हमेशा से ही तो अपने आप को इग्नोर महसूस करते हैं। जब वो बीजेपी में आते हैं तो इग्नोर महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनके जो सहयोगी है उनसे टूट जाएंगे, और फिर जब वो आरजेडी में जाते हैं तो वहां भी उनको यही प्रॉब्लम। नहीं, देखिए आपने बहुत सही सवाल प्लस पॉइंट किया है। ये समझिए, नीतीश कुमार अछूते ना बीजेपी के लिए है ना आरजेडी के लिए है। अब बिहार में मैं बार बार कहता हूं, क्या वो चीनी है? बिल्कुल, देखिए मैं इसे समझाता हूँ, सरल शब्दों में दर्शकों के लिए समझा देता हूँ। देखिए बिहार में 3 फैक्टर हैं, 3 अलग अलग शक्तियां हैं। एक आरजेडी है, एक बीजेपी है और एक नीतीश कुमार है। अब आरजेडी बीजेपी आपस में तो मिल नहीं सकते हैं, उनका जो वोट बैंक है तो वो आपस में कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे चीनी है जो किसी के साथ घुल सकते हैं, और ये आरजेडी भी जानता है, बीजेपी भी जानता है और नीतीश भी जानते हैं कि 2 शक्तियां बिहार में जिस ओर आपस में रहेंगी, बिहार में ज्यादा सीटें उसी के पास आएगी। तो इसलिए नीतीश अपने आप को हमेशा अपने सहयोगियों को चेक एंड बैलेंस करते हैं, और इसलिए नीतीश कुमार का हर दौर, हर प्रेशर सहयोगी मानते हैं जी। आप देखिए ना, बिहार में 3रे नंबर की पार्टी है जेडीयू, लेकिन पहले नंबर की पार्टी थी लेकिन उन्होंने अपने ही छोटी सी गलती माने इस बात को, जो आज हम और आप और जनता ये कह रही कि पलटू है, उनको नाम दे दिया गया पलटू का, लेकिन वो पहले नंबर की पार्टी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही कारण आज वो 3रे नंबर की पार्टी हो बिल्कुल आप ये कह सकती हैं, लेकिन मैं बार 3रे नंबर की पार्टी बन गई हो, लेकिन डिसीजन मेकर हमेशा वही होते हैं। आज भी नीतीश बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो यूं ही नहीं कहे जाते हैं। और 3रे नंबर की पार्टी के मुखिया अगर 2 सबसे बड़ी पार्टी को नचा रहे हैं सियासत के पन्ने पर, तो आप समझिए कि नीतीश ही बिहार के असली चाणक्य है। नीतीश से आप प्यार कर सकते हैं, नीतीश से आप नफरत कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इग्नोर ना बिहार की राजनीति से किया जा सकता है अभी फिलहाल, और कुछ सालों तक ना बीजेपी कर सकती है, ना आरजेडी कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है। इसलिए नीतीश मेन फैक्टर बने हुए हैं। सीमांचल की बात कर रही थी, आपने कहा कि किशनगंज में 2 फैक्टर, एक इमाम है जो ओवैसी की पार्टी से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकल स्तर पे उनकी अपनी पकड़ है। और मैं आपको एक अंदरूनी बात बताना चाहूंगी कि यहाँ भी बीजेपी के कुछ गद्दावर नेता जो बाहर से आके टिकट लड़ने जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो मैं बीजेपी के जो लोकल नेता हैं, अगर वो खड़े नहीं होंगे बीजेपी के, अगर वहां से खड़े होते तो वो उनको जीत इस जन्म में तो नहीं मिलने जा रही है, खास करके किशनगंज से। और वो अगर बाहर से ला करके, फ्लाइट से ला करके किशनगंज में उनको लोकसभा का सीट देते हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए मेरे पास और भी कुछ जानकारियां हैं। देखिए लोगों में गुस्सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में गुस्सा, चाहे वो आरजेडी को लेके हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी को लेके हो, चाहे वो बीजेपी को लेके हो। उनका यही कहना है, जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो कर रहे थे, उनका यही कहना है कि जो भी आया यूज ही किया। हाँ, जो भी आया उसने हमारे वोट किया। तो कभी कभी उनका भी मन करता है कि हम नोटा में कर दें। नहीं बिल्कुल, लेकिन और देखिए समस्या तो है ना, है सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ी बात की मजदूर आज हमारे बिहार में खास तौर किशनगंज से आते हैं, और वो अपने छोड़ के बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो मजदूर जो है इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। बिल्कुल, पलायन है, ये पानी की एक बड़ी समस्या है, और काला पानी सीमांचल को पानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का भूगोलिक समझिए कि यहाँ आपको किशनगंज चेरापूंजी कहा जाए, लेकिन यहाँ पानी
के कारण कैंसर से पीड़ित होते हैं लोग। बिल्कुल। यहाँ पे लोग जो स्टोन का प्रॉब्लम होता है खास करके महिलाओं में, वो देखने को मिलता है। महिलाओं की मतलब यहाँ किशनगंज में आपने देखा होगा कि अस्पताल की कमी है, वो आप देख पा रहे होंगे। विद्यालय की कमी है, वो देख पा रहे हो। तो इसके पीछे का रीजन खुद ब खुद अब जनता भी अब आवाज बन रही है और जनता को समझ में आ रहा है कि हमें किसको लोकसभा में भेजना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए और सीमांचल में सीटें हैं जैसे पूर्णिया। अब पूर्णिया पे बात करते हैं। देखिए पूर्णिया काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि पूर्णिया में जेडीयू की सिटिंग एमपी है। बीजेपी, मेरे पास जो सूचना है, और बबीता जी शायद आपको भी आश्चर्य होगा कि बीजेपी इस बार दिलीप जायसवाल को टिकट देने के मूड में है। चर्चा कर रही है बड़ी तेजी से कि पूर्णिया से दिलीप जायसवाल को बीजेपी मौका दे सकती है, खड़ा करवा सकती है। तो दिलीप जायसवाल अगर खड़े होंगे तो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बतौर नेता बहुत सारे काम किए हैं। बतौर नेता के बाद भी उन्होंने काम किया है। कहा जाए कि वो एक स्वच्छ छवि के माने जाते हैं। उनका चेहरा जो है हाँ वो बहुत अच्छा है और वो गरीबों के लिए कहीं उनके मेरे हिसाब से कि वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू नहीं होगा। नहीं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला तो पप्पू यादव बना रहे हैं ना। पप्पू यादव ने कह दिया है कि न पार्टी का विलय करेंगे किसी गठबंधन में, न पूर्णिया सीट छोड़ेंगे। अगर इन दोनों शर्तों पे अगर इंडिया गठबंधन की ओर से टिकट मिलता है तब तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पास जो जानकारी है कि लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने शर्त रखा है पप्पू यादव के सामने कि अगर आपको टिकट चाहिए तो पार्टी का विलय कीजिए, जिसके लिए पप्पू यादव तैयार नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है। तो मुकाबला वहां पे त्रिकोणीय हो जाएगा। और अगर त्रिकोणीय हो जाएगा तो आप समझिए कि कुछ भी हो सकता है पूर्णिया में। बिल्कुल। जहाँ तक देखा जाए कि देखिए पूर्णिया में अगर एक मैं कहूँ कि एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ मतलब सांसद थे पप्पू सिंह, वो भी चुनाव लड़ेंगे। वो भी लड़ेंगे। हाँ। तो पप्पू सिंह के रहते मुझे लगता है कि अब यहाँ बहुत टफ मुकाबला टफ होने जा रहा है। चाहे वो दिलीप जायसवाल जी को फायदा तो बीजेपी को दिख रहा है ना सर। पप्पू सिंह से भी प्यार करते हैं। फायदा तो बीजेपी को चला जाएगा ना सर। मायने रखते हैं। जी राकेश आप क्या बोल रहे हैं? अगर मामला अगर त्रिकोणीय हो जाता है तो फायदा तो बीजेपी को चला जाएगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सीमांचल में लोकल चीजें भी इफेक्ट करती हैं, मतलब जो लोकल मुद्दे होते हैं। अब देखिए दिलीप जायसवाल बड़े चेहरे हैं जी, उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। तो उस चीज में आप पप्पू यादव को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। पप्पू सिंह माफ कीजिएगा, पप्पू सिंह जिसके बारे में बबीता जी चर्चा कर रही थी, उनका भी लोकल फैक्टर है। तो आप समझिए ना कि मुकाबला काफी दिलचस्प होगा पूर्णिया में, खासकर पूर्णिया में टफ मुकाबला। मैं भी कहना चाहूंगी कि पूर्णिया में देखा जाए कि जो हिंदू है, हिंदू जो भी है वो बीजेपी के पक्ष पे होंगे, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आप जान रहे हैं कि बहुत जोरों से कहीं ना कहीं राम मंदिर भी बहुत चुनावी दौर में वो फैक्टर काम करेगा। लेकिन देखिए बीजेपी ने जो एक चाल चली है जिसमें आप कह सकते हैं कि राम मंदिर भी वो बुझाने का काम करेगी कि भाई हमने देखो कि हमने इतिहास बदल दिया और राम मंदिर हमारे रीजन में बना। तो ये जो है कहीं ना कहीं लोग जो है हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट कर सकते हैं। नहीं वो ठीक है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज मुझे जो लगता है, देखिए बिहार की जो राजनीति है ना वो जात और धर्म की राजनीति है। नहीं देखिए बिहार की राजनीति में ज्यादा फैक्टर धर्म से ज्यादा जात का करता है। धर्म तो करता ही है बाकी प्रदेशों में, बिहार में भी करता है। और सीमांचल में एक प्रमुख, आप जो कह रही हैं वो एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। लेकिन जातीय फैक्टर, जातीय काट बिहार में ज्यादा। और आप जानती हैं कि बिहार में एक कहावत है कि बेटी और वोट जात में
देख कर दिया जाता है। जी, हाँ, जी, तो ये जातीय फैक्टर ज्यादा काम कर सकता है। तो देखिए मुकाबला, अब अररिया पे आ जाइए। अररिया में निश्चित रूप से प्रदीप सिंह जो सिटिंग एमपी है बीजेपी के, उन्हें टिकट मिलने जा रहा है तीसरी बार भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब अररिया में क्या कुछ होगा, और मुझे लगता है कि अररिया में उनके लिए थोड़ा चुनौती ज्यादा है, क्योंकि गठबंधन के तहत, अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, अगर इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ गया तो सीमांचल में फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी। कांटे की टक्कर। आप जाते जाते मैं एक शब्द कहूंगी कि एक सीमांचल की सीट बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनेगी, जहां तक। लेकिन अगर नीतीश, अगर इनमें अगर फूट ना हो, फूट ना हो आरजेडी और नीतीश जी में, तो शायद इनको वो मजबूती सीमांचल दे दे। अगर फूट हो गई तो मैं कह देती हूँ कि कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। नहीं, और ओवैसी भी फिर एक फैक्टर हो जाएंगे राकेश, इसको भी वो तो पहले से ही ओवैसी भी फिर एक फैक्टर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अब कटिहार पे आ जाते हैं। कटिहार से बड़ी तेजी में चर्चा है कि तारकिशोर प्रसाद भी चुनावी अखाड़े में यानी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अगर दिलीप जायसवाल को पूर्णिया से टिकट बीजेपी दे देती है, तब तारकिशोर, क्योंकि एक ही समाज से आ जाएंगे, तब तारकिशोर जो है उन्हें ना टिकट मिले, तो दोनों में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। या तो पूर्णिया से दिलीप जायसवाल को मिले या फिर कटिहार से तारकिशोर को मिले। दो ही जाति से आने वाले व्यक्ति को आसपास नहीं। अगर दिलीप जायसवाल पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं, तब वहां पर निशा सिंह जो विधायक है, उन्हें टिकट मिल सकता है। तो कटिहार के बारे में भी स्थिति हमने स्पष्ट कर दी, और इसलिए कर दी क्योंकि हम सीमांचल में घूम रहे हैं लगातार कई दिनों से, और एक एक करके जो हमने कवर किया है वो भी हम लोगों के सामने रखेंगे बहुत जल्द। पूरा सीमांचल का पिक्चर, चलो जल्दी से चलो, सीमांचल का पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर करेंगे जल्द ही अपने स्क्रीन पे, अपने चैनल पे। जी बिल्कुल। देखिए, हम बात कर रहे थे अभी फिलहाल बिहार की राजनीति को लेकर, और सीमांचल में हमारी टीम मौजूद है और वहां पर लोगों से बातचीत कर रही है। क्या कुछ आबो हवा वहां की है वो हम बताने की कोशिश कर रहे थे। बता रहे थे बबीता मिश्रा जी, और साथ में अमित झा जी मौजूद है, दोनों बता रही थी सीमांचल का क्या कुछ रुख रहेगा इस बार। लेकिन जाते जाते एक सवाल, इस चर्चा की शुरुआत में अमित झा जी ने कहा था कि नीतीश कुमार, जो कि डिमांड कर दी है, नीतीश कुमार की तरफ से डिमांड कर दिया गया है कि 16 सीटें बिहार के लोकसभा चुनाव में उनको चाहिए है। और अमित झा जी ने जो कहा, चर्चाएं थी कि अभी भी नीतीश कुमार का कंफर्मेशन नहीं है, इधर जाएंगे, यहाँ रहेंगे या उधर चले जाएंगे। तो क्या लगता है सर, अभी भी चर्चाओं में दम है क्या? 2015 आपको राकेश अगर याद है तो थोड़ा 2015 की ओर आप जाइए। 2015 में लालू यादव नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और उन्हें चेहरा बनाकर हम चुनावी मैदान में जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ इसी तरह का प्रेशर बनाया था लालू यादव पे, और अंतिम में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रमुख स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने लालू यादव को समझाया था कि अगर बिहार में चुनाव जीतना है, फिर से सत्ता में वापसी करनी है, तो नीतीश कुमार के शर्तों को आपको मानना होगा। और अंतिम में लालू यादव को झुकना पड़ गया था नीतीश कुमार के सामने में, और खुद उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि नीतीश कुमार ही हमारे गठबंधन का चेहरा होंगे। और नीतीश कुमार उसमें जनता दरबार लगा रहे थे। और जैसे ही हमारे पास, हम मीडिया कर्मियों के पास ये खबर आई, तो हमने नीतीश जी से ये सवाल किया कि अब तो आप महागठबंधन का चेहरा हो गए हैं। तो बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा कि अरे हमने कुछ मांगा था क्या, हमने कहा कभी डिमांड किया था। चलिए, उन लोगों ने विश्वास किया है, उन लोगों को बधाई हो। तो नीतीश कुमार इसी प्रेशर के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार तब भी चाणक्य थे, आज भी चाणक्य हैं। क्या कुछ होगा, खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए राकेश। तो क्या लगता है, अगर मान लीजिए कि बीजेपी के साथ जाते हैं तो महागठबंधन को, मतलब इंडिया गठबंधन को कितना घाटा होगा,
अगर नहीं जाते हैं तो बीजेपी को बिहार में क्या कुछ घाटा होने वाला है, क्योंकि भाई देखिए मैं नीतीश कुमार है बहुत ही तब तो स्पष्ट दम कह है। देना चाहता हूं कि बाकी इंडिया का कोई भी हाल हो, मतलब पूरे भारत का कोई भी हाल हो, हिंदी पट्टी में बीजेपी अपने आप को भले ही मजबूत मान रही हो, लेकिन बिहार में दो शक्तियां जिस तरफ रहेंगी जीत उसी की होगी। नीतीश जिसके तरफ रहेंगे, अगर बीजेपी की तरफ रहते हैं तो कोई मुकाबला नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। अगर नीतीश महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस के साथ, वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मोदी के चेहरे के बावजूद भी ज्यादा सीटें आपको महागठबंधन ही जीतेंगे बिहार के राज्य। महागठबंधन ही जीतेंगे। चलिए जाते जाते एक सवाल, राम मंदिर का इफेक्ट पड़ेगा बिहार चुनाव में? क्या लगता है बबीता जी, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा बिहार के राज्य? ऑफकोर्स काल में राम मंदिर का मुद्दा और ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट का ये का फैसला, हम हिंदुत्व की निशानी को आप कहे कि भाई जितने भी सनातनी हैं आज वो खुश होंगे और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। और रही बात बिहार की, तो बिहार की राजनीति में भी कुछ इसी तरीके का हलचल भी दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर, मतलब जिस तरीके से 2014 में बयानबाजी हुई थी बीजेपी की ओर से कि राम मंदिर का मुद्दा मेरे लिए आगे रहेगा, धारा 370 को हम हटाएंगे, तो आप इसी तरीके से जो लोगों के बीच उन्होंने बात रखी और उस बात में दो बातें आपको सच साबित हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है और ये समझने की जरूरत है बीजेपी को, तो खैर हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। कब क्या हो जाए सत्ता उनकी ही आने जा रही है, जहां तक लोगों का मानना है, क्योंकि सिर्फ सीमांचल और बिहार को जोड़ करके यूपी और बिहार से अगर आपने अपने सांसदों को निकाल लिया तो बहुत अच्छा, बहुत आसानी से आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए यूपी और बिहार बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो आपको यूपी और बिहार को फतेह करना होगा, जीतना होगा, और ये हमेशा से कहा जाता है। तो यूपी बिहार पे इसलिए सबसे ज्यादा नजर रहती है और इसलिए हम कहते हैं कि कहीं की सियासत में शायद वो मसाला ना हो जितना मसाला यूपी और बिहार की सियासत में है। और आप देख लीजिए चर्चा सिर्फ यूपी और बिहार पे ही हो रही है, चाहे हम बात कर रहे हो चाहे नेशनल मीडिया बात कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार ने सबको हैरान करके रखा है। तो यूपी में अब मायावती की एंट्री महागठबंधन का में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे अखिलेश यादव परेशान है। राकेश बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। देखिए बहुत समय हो गया था, बहुत दिन हो गया था, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ घटनाएं हो गई थी। हमारी टीम अभी सीमांचल क्षेत्र में है, दौरे पर है, उधर समझने की कोशिश में लगी हुई है कि क्या कुछ वहां की स्थिति है, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बिहार में खासकर सीमांचल एक बड़ा फैक्टर होता है। जैसा कि बबीता मिश्रा जी ने कहा कि अभी की जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन सकती है सीमांचल। और हम बिहार की राजनीति पे बात करने के लिए आए थे। इंडिया गठबंधन में खासकर बिहार की जो स्थिति है, सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उस पेच को समझना काफी जरूरी था, जिसके लिए हम याद किए अमित झा जी को और मैम। तो फिलहाल अब इस खबर में इतना ही। अब अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए देशवा न्यूज। आगे तमाम खबरों के लिए आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें और खासकर शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।